नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपनी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो रीट का पेपर हुआ था 16 अक्टूबर को, उसके जो मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं उनको लेकर आए हैं, उनके उत्तरों को बता रहे हैं हम। दोस्तों हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है हमारा, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए थार्नडाइक, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी कॉलर। तो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत दोस्तों कॉलर ने दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? जो कार्यात्मक प्रतिबद्धता है उसमें मुख्य कारक कौन सा है? इसमें ऑप्शन ए आकृतिकरण, ऑप्शन बी पुनर्बलन, ऑप्शन सी बहिर्गमन, ऑप्शन डी स्वतः आपूर्ति। तो जो कार्यात्मक प्रतिबद्धता यानी कंडीशन थ्योरी, उसका मुख्य कारक होता है दोस्तों पुनर्बलन। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया दोस्तों, निम्न में से आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? यानी कि आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित होती है, ऑप्शन बी आत्म संप्रत्यय के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, ऑप्शन सी आत्म संप्रत्यय बहुआयामी होता है, ऑप्शन डी आत्म संप्रत्यय स्थायी होता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आत्म संप्रत्यय स्थायी होता है। दोस्तों आत्म संप्रत्यय स्थायी नहीं होता बल्कि बदलता रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। यानी कि वह सिद्धांत कौन सा है जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है? ऑप्शन ए समीपता का सिद्धांत, ऑप्शन बी अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन सी सक्रिय अनुक्रिया अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन डी सूझ का सिद्धांत। तो दोस्तों जिसमें तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है वह है सूझ का सिद्धांत। सूझ के सिद्धांत में तात्कालिक समस्या के समाधान को प्रमुखता दी जाती है। अगला प्रश्न, पावलोव के प्रयोग में यूसीएस क्या है? यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो ऑप्शन ए घंटी, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी लार, ऑप्शन डी कुत्ता। तो दोस्तों यूसीएस भोजन को कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। अगला प्रश्न, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो जो शारीरिक व्यक्तित्व है दोस्तों उसका वर्गीकरण शारीरिक गुणों के आधार पर किसने किया? तो ऑप्शन ए क्रेस्मर, ऑप्शन बी केटल, ऑप्शन सी आल्पोर्ट, ऑप्शन डी यंग। तो दोस्तों जो शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था वो दो व्यक्तियों ने किया था, क्रेस्मर और सेल्डल ने। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रेस्मर। अगला प्रश्न, स्पेयरमैन ने बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं? जो स्पेयरमैन है उसने बुद्धि के कितने कारक बताए? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों स्पेयरमैन ने बुद्धि के 2 कारक बताए थे, जी और एस, यानी कि 2 कारक। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पुरुष में हार्मोन पाया जाता है। दोस्तों पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ऑप्शन ए सिर्फ एंड्रोजेंस, ऑप्शन बी सिर्फ एस्ट्रोजेंस, ऑप्शन सी एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस दोनों ही, ऑप्शन डी सिर्फ एस्ट्रीडियोल। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा सिर्फ एस्ट्रोजेंस, ऑप्शन बी सिर्फ एस्ट्रोजेंस। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए। यानी एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन जो प्रणाली है उसको किस पे आधारित करना चाहिए? तो ऑप्शन ए अंक पर, ऑप्शन बी ग्रेड पर, ऑप्शन सी अंक और ग्रेड दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल्यांकन की प्रणाली है दोस्तों वो ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित होनी चाहिए, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। यानी कि जो मानसिक यानी कि मस्तिष्क का जो विकास होता है वो उससे संबंधित कौन सी चीज नहीं है? तो ऑप्शन ए स्मृति का विकास से, ऑप्शन बी तर्क एवं निर्णय से, ऑप्शन डी अवबोध की क्षमता से, ऑप्शन डी शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से। दोस्तों शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई ये शारीरिक विकास से संबंधित है, मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था। यानी कि प्राचीन अनुबंधन किसने खोजा था? तो इसमें ऑप्शन ए स्किनर द्वारा, ऑप्शन बी थार्नडाइक द्वारा, ऑप्शन सी पावलोव द्वारा, ऑप्शन डी हल द्वारा। तो प्राचीन अनुबंधन दोस्तों पावलोव के द्वारा खोजा गया था, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक
अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों में ज्ञान से जोड़ सके। इसमें जो वृद्धि होती है वह है, यानी कि एक विषय के ज्ञान को दूसरे विषय के ज्ञान से जोड़ना। तो इसमें किसकी वृद्धि होगी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण, ऑप्शन बी व्यक्तिक विभिन्नता, ऑप्शन सी शिक्षार्थी की स्वायत्तता, ऑप्शन डी पुनर्बलन। तो दोस्तों एक क्षेत्र से ज्ञान को दूसरे क्षेत्र में जोड़ते हैं तो इसे बोलते हैं ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण। ऑप्शन ए राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, किशोर अवस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। जो किशोर अवस्था है उसके दौरान जो विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनके फलस्वरूप एक समस्या आती है, किशोरों के अंदर एक समस्या आती है। वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा की कमी, ऑप्शन बी सहयोग की कमी, ऑप्शन सी अभिरुचि की कमी, ऑप्शन डी समायोजन की कमी। तो दोस्तों किशोर अवस्था की जो समस्या है वह है समायोजन में कमी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पियाजे के अधिगम सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञान संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। यानी जो संज्ञानात्मक संरचना होती है, जो स्कीमा होता है, उसको संशोधित कैसे किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए स्कीमा, ऑप्शन बी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी समायोजन। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समायोजन। समायोजन कहलाता है जो संशोधन की क्रिया क्या कहलाती है? समायोजन। अंग्रेजी में इसे एकोडमिशन कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? यानी कि इनमें से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए जेस बोनर, ऑप्शन बी आई.पी. पावलोव, ऑप्शन सी ई.एल. थार्नडाइक, ऑप्शन डी बी.एफ. स्किनर। तो दोस्तों इसमें पावलोव, थार्नडाइक और स्किनर ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, जबकि जेस बोनर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। जो किस शिक्षक होता है अगर उसका व्यवहार असावधानीपूर्ण हो या कठोर दृष्टिकोण से परिपक्व हो तो इसमें क्या होगा? तो ए स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, बी समायोजन पर, सी गृह कार्य पर, डी अभिरुचि पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समायोजन पर। अगला प्रश्न दोस्तों, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है प्रक्रिया कहलाता है। यानी कि कोई प्रक्रिया है जो मानव के कल्याण से संबंधित हो तो वह व्यवहार सीखना कहलाता है। ऑप्शन ए सामाजिकरण, ऑप्शन बी भाषाई विकास, ऑप्शन सी व्यक्तिक मूल्य, ऑप्शन डी सामाजिक प्रयुक्ता। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिकरण। ठीक है दोस्तों, सामाजिकरण। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी अपनी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है, यानी कि वह ना तो विद्यालय के कोई नियमों को मानता है और हमेशा आक्रामक रहता है। तो इसके लिए कौन सी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए मनोगत्यात्मक क्षेत्र से संबंधित, ऑप्शन बी भावात्मक क्षेत्र से संबंधित, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मनोगत्यात्मक क्षेत्र से संबंधित। अगला प्रश्न, आईएनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो आईएनसीएफ 2005 के जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है उनके अध्यक्ष कौन से थे? ऑप्शन ए डी एस कोठारी, डॉक्टर कृष्णा कुमार, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर अरविंद कुमार। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण या कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। दोस्तों ये प्रश्न पहले आ चुका है। अगला प्रश्न, अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, सही बात है। ऑप्शन सी समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है, यह भी सही है। ऑप्शन डी अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है, यह भी सही है। तो इसमें गलत क्या है? ऑप्शन ए अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों प्रभाव पड़ता है लेकिन कम मात्रा में पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता ऐसा नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए गलत होगा। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता का मापन करने के लिए हमें इनमें कोई वाचिक परीक्षण नहीं है। यानी कि सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इनमें से कौन सा वाचिक परीक्षण नहीं है? ऑप्शन ए निरीक्षक, ऑप्शन बी बच्चे, ऑप्शन सी प्रौढ़, ऑप्शन डी शिक्षित व्यक्ति। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा निरीक्षर। निरीक्षर में वाचिक परीक्षण नहीं है सृजनात्मकता के मापन का। अगला प्रश्न दोस्तों, अभिप्रेरक है। अभिप्रेरक दोस्तों
व्यवहार का आंतरिक स्रोत है, व्यवहार का बाह्य स्रोत है, व्यवहार का वास्तविक स्रोत है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभिप्रेरक यानी कि मोटिवेटर जो व्यवहार का आंतरिक स्रोत कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत वैसे तो थार्डैक ने दिया था, लेकिन ऑप्शन में थार्डैक नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, ऑप्शन डी गार्डनर। तो हम यहाँ पर प्राथमिकता अब गार्डनर को देंगे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्डैक द्वारा नहीं दिया गया है? इनमें से थार्डैक ने कौन सा नियम नहीं दिया? ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी तैयारी का नियम, ऑप्शन डी सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी प्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रतिक्रिया का नियम। यह थार्डैक ने नहीं दिया, बाकी तीनों नियम थार्डैक ने दिए थे। अगला प्रश्न, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत यह आ चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न, पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत, यह भी दोस्तों आ चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न, गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक कौन है? वर्दाइमर, ऑप्शन बी कोलर, ऑप्शन सी कोफका और ऑप्शन डी लेविन। तो दोस्तों गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना वर्दाइमर ने की थी, मैक्स वर्दाइमर ने की थी दोस्तों। अगला प्रश्न, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य रूप निम्न में से कौन सा होता है? दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है, इसका राइट आंसर होगा पुनर्बलन। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य की सिफारिश की गई है, यानी कितने घंटे गृह कार्य दिया जाना चाहिए 10वीं और 12वीं के छात्रों को? ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 3 घंटे, ऑप्शन सी 4 घंटे प्रतिदिन, ऑप्शन डी 5 घंटे प्रतिदिन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 घंटे प्रतिदिन। अगला प्रश्न दोस्तों, अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण कौन सा होता है? यानी जो अभिप्रेरणा, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, इनमें पहला चरण कौन सा होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए प्रणोद, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी प्रोत्साहन, ऑप्शन डी विचार। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आवश्यकता, नीड की आवश्यकता सबसे पहले पड़ती है। अगला प्रश्न, भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाला विद्वान कौन सा है? यानी भावात्मक बुद्धि शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए डैनियल गोलमैन, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन सी बीने, ऑप्शन डी गाल्टन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डैनियल गोलमैन। डैनियल गोलमैन ने भावनात्मक बुद्धि शब्द दिया था। अगला प्रश्न, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखता, गलत बात। अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, गलत बात। समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जानता हो या जानती हो, सही बात है। वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये उसे जानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमारे सभी प्रश्न पूरे हो गए हैं। और हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके 30 नंबरों में से कितने नंबर आए हैं, उनके बारे में बताइए और आपकी तैयारी कैसी है। उसी के आधार पर, आपके नंबरों के आधार पर हम बता सकते हैं कि मेरिट कहाँ तक जा सकती है। ठीक है दोस्तों, हम अगली वीडियो जरूर जल्द ला रहे हैं, अलग सब्जेक्टों की हिंदी की भी लाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। कर दिए आपका सेव।